गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। जैसा कि आपको पता है कि हम बीए द्वितीय वर्ष के इतिहास विषय में सल्तनत काल पर अध्ययन कर रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों के बारे में हमने अध्ययन किया। कालांतर में अलाउद्दीन के बाद में अयोग्य शासक हुए और उसके बाद में एक तुगलक वंश की स्थापना हुई, जिसके संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। उन्होंने 1320 से लेकर के 1325 तक शासन किया, लगभग 5 वर्ष तक। उन्हीं के समय निजामुद्दीन औलिया और इनके बीच में टकराव हुआ और हनूज दिल्ली दूरस्थ, अभी दिल्ली बहुत दूर है, ऐसे जो सर्वकालिक ऐतिहासिक कथन है वो उन्हीं के समय के हैं। दिल्ली के पास में आ रहे थे और एक लकड़ी का महल है, उस महल के ढह जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इतिहासकार इस पर भी संशय करते हैं कि वो महल स्वतः ढहा था या जूना खान की उसमें कोई साजिश थी। मैं जिस जूना खान का नाम ले रहा हूं, यही इसके बाद में गयासुद्दीन तुगलक के बाद में सल्तनत काल का सुल्तान बनता है, जो इतिहास में ज्यादा प्रसिद्ध है अपनी बुद्धिमानी के लिए, अपने तर्क के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने साहित्य और भाषा में रुचि के लिए। दुर्भाग्य यह है कि उनकी उस समय की बौद्धिक क्षमता और उनके निर्णयों को तत्कालीन अधिकारी वर्ग क्रियान्वित न कर सका। इस कारण जनता में असंतोष फैला और वो दूरदृष्टि होते हुए भी उसके द्वारा लागू की गई प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं और उसकी योजनाएं तत्कालीन समय में उचित रूप में क्रियान्वित न हो सकी और उन योजनाओं को रद्द करना पड़ा और वो असफल रही। इस कारण कुछ इतिहासकार, जिनमें से प्रमुख है एल्फिस्टिन, इन्हें पागल बादशाह की संज्ञा देते हैं। पागल बादशाह, लेकिन सच में वह सबसे बुद्धिमान, पढ़ा लिखा, तर्क आधारित बातचीत और निर्णय लेने वाला था। लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों में ऐसा कोई योग्य आदमी नहीं था जो उनकी भावनाओं, उनके निर्णयों को समझ सके। देखिए, मोहम्मद बुल तुगलक का जो बचपन का नाम था वो जूना खान था। वो पहला ऐसा बादशाह या सुल्तान था जिसने उल्लेमा वर्ग का जो प्रशासन, धर्म, समाज और राजनीति पर अधिकार था, निर्णय लेने पर उनका जो अधिकार था, वो उन्हें समाप्त कर दिया। उसने उल्लेमा लोगों को भी साधारण जनता की भांति दोष सिद्ध होने पर दंडित किया। उसने कृषि में खाद, बीज और जानवरों की खरीद के लिए सौंदर्य नामकरण प्रदान किया। अब हम बात करते हैं कि जो इतिहास में, भारतीय इतिहास है, उसमें मोहम्मद बिन तुगलक की प्रसिद्धि के प्रमुख कारण क्या है। प्रमुख जो कारण हैं उनमें उसके द्वारा लागू की गई, शुरू की गई राजनीतिक और प्रशासनिक योजनाएं थी। देखिए, हम बात करते हैं इसकी पहली योजना, दोआब में कर वृद्धि। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा लागू की गई प्रथम जो योजना थी वो दोआब में कर वृद्धि थी। हम बात कर रहे हैं दोआब में कर वृद्धि की। देखिए, जो ये दोआब था, ये प्रथम योजना थी, मैं बात कर चुका हूं। जो ये दोआब क्षेत्र था, ये उपजाऊ प्रदेश था, उपजाऊ। इस कारण उसे लगता था कि राजस्व वृद्धि के लिए उसने करों में वृद्धि कर दी। राजस्व में वृद्धि करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब में करों में वृद्धि कर दी। बर्नी लिखता है कि यह वृद्धि 10 या 20 गुना थी, जबकि आरपी त्रिपाठी लिखते हैं कि यह 5 या 10% थी जो ये वृद्धि थी। क्योंकि 10 से 20 गुना ये वृद्धि व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, इसकी व्यवहारिकता पर संशय किया जा सकता है। तो ये प्रथम महत्वपूर्ण योजना लागू की थी
लेकिन दुर्भाग्य से ही जिस वर्ष यह योजना लागू की गई उस समय दोआब में भयंकर अकाल पड़ गया। क्या पड़ गया? अकाल पड़ गया। अकाल के कारण कृषक लोगों की आर्थिक स्थिति शोचनीय हो गई। वो कर देने के लिए और विशेषकर बढ़ा हुआ कर देने की स्थिति में नहीं थे। इस स्थिति में इस योजना को भी, इस पहली योजना को उसे रद्द करना पड़ा। इस प्रथम योजना को उसे रद्द करना पड़ा और उसने जनता के लिए अकाल रात जिसे तका भी कहते थे उस समय 2 करोड़ टक्के स्वीकृत किए, जिससे जनता की भलाई की जा सके। 2 करोड़ जो टक्के तकाबी के रूप में स्वीकृत किए, इससे जनता की राहत के लिए अकाल रात के कार्य किए गए। चूंकि इस प्रथम योजना को उसने वापस ले लिया, इस कारण यह प्रथम योजना भी उसकी असफल रही। दूसरी जो प्रमुख योजना थी, दीवान ए कोही। देखिए, दीवान ए कोही मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित किया गया पृथक कृषि विभाग था। क्या था? कृषि विभाग। उसने कृषि विभाग, एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की। इसका उद्देश्य था, वो ये था कि सरकार की तरफ से मदद दी जाए और कृषि भूमि का उसमें विस्तार किया जाए, कृषि भूमि का विस्तार, और उत्पादन में वृद्धि की जाए। उत्पादन, देखिए, जमीन ज्यादा बंजर थी, बंजर भूमि को कृषि भूमि में बदलना और उत्पादन में वृद्धि करना, यह अच्छा कदम था। इसके लिए सबसे पहले दिल्ली के पास का 60 वर्ग मील का प्रदेश, जो मूलतः बंजर था, उसे चुना गया। वहां पर कृषकों को भूमि प्रदान की गई जो खेती करना चाहते थे। उन लोगों को खाद और बीज के लिए 60 लाख टक्के के ऋण स्वीकृत किए गए। लेकिन 3 वर्ष के बाद अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं होने के कारण इस योजना को भी रद्द करना पड़ा और यह दूसरी योजना भी असफल रही। देखिए, जो तीसरी योजना थी उसका नाम है राजधानी परिवर्तन। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के स्थान पर दौलताबाद, जो सामान्यतः देवगिरी के नाम से प्रसिद्ध है, वहां पर राजधानी स्थानांतरित की। अब राजधानी स्थानांतरित करने के क्या कारण थे? जो प्रमुख कारण हैं उनमें हम 2-3 कारणों पर बात करते हैं कि दिल्ली की तुलना में कुछ इतिहासकारों का मानना है कि देवगिरी साम्राज्य के केंद्र में स्थित था। चूंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था, इस कारण संपूर्ण साम्राज्य और विशेषकर दक्षिणी भारत पर जो उस समय जीता गया था, उस पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने में दौलताबाद अच्छी स्थिति में था। इस कारण राजधानी को परिवर्तित किया गया। दूसरा कारण, जैसा कि बतूता बताते हैं कि सम्राट को पत्रों में गालियां देकर के दिल्ली के लोग भेजते थे। इस अभद्रता के कारण सम्राट चाहता था कि दिल्ली की जनता को दंडित किया जाए। ठीक है। तीसरा जो कारण है वो यह माना जाता है कि दिल्ली में नागरिकों का शक्ति का एक संगठन था। उस शक्ति के संगठन को कमजोर करना चाहता था बादशाह। इस कारण उन्होंने दिल्ली की जगह राजधानी दौलताबाद स्थानांतरित की। यद्यपि जनता का जो आवागमन हुआ, स्थानांतरण हुआ, उस समय उनके लिए पर्याप्त रसद, आवागमन और परिवहन की व्यवस्था की गई।
दिल्ली की जनता को वहां स्थानांतरित किया गया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि संपूर्ण जनता को स्थानांतरित न किया गया, केवल प्रशासनिक व्यवस्था को ही वहां भेजा गया। लेकिन वहां पर जो उसके अधिकारी थे उन्होंने उसे पूर्ण सहयोग नहीं दिया और इस कारण जनता में भयंकर असंतोष उत्पन्न हो गया और इस योजना को भी रद्द करना पड़ा और वापस देवगिरी गई हुई जनता को दिल्ली लौटने के आदेश दिए गए और देवगिरी के स्थान पर पुनः दिल्ली को राजधानी बना दिया गया। तो यह थी तीसरी योजना, राजधानी परिवर्तन। अब है चौथी योजना, सांकेतिक मुद्रा। प्रचलन। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चांदी की मांग की अधिकता और चांदी की आपूर्ति की कमी होने के कारण और चीन के शासक कुबलाई खान और ईरान के एक शासक ने भी ऐसी ही सांकेतिक योजनाओं की सफल क्रियान्विति कर दी थी। इनके आधार पर मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के टक्के के स्थान पर तांबे या कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कांसे के टक्के का प्रचलन शुरुआत किया। यही सांकेतिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है। देखिए, जो सांकेतिक मुद्रा थी उसके प्रचलन और उसके क्रियान्वयन में कई चीजों की जरूरत थी, लेकिन अधिकारियों और उपयुक्त क्रियान्वयन के अभाव के कारण यह योजना भी असफल रही और इस पर राजकोष पर आर्थिक भार बनकर उभरी। चौथी योजना सांकेतिक मुद्रा और पांचवी खुरासान अभियान। देखिए, ईरान और खुरासान में बदलती हुई परिस्थितियों के कारण और वहां के सुल्तान के विरुद्ध हो रहे विद्रोहों के कारण और यहां के दरबारी अमीरों की सलाह पर मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासान, ईरान के क्षेत्र में आने वाले प्रदेश को विजित करने का निर्णय लिया और एक बहुत बड़ी सेना इसके लिए संगठित की। खुरासान अभियान के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने 3,70,000 सैनिकों की एक बड़ी विशाल सेना संगठित की और उन सैनिकों को 1 साल का अग्रिम वेतन दिया गया। कितना? 1 साल का अग्रिम वेतन उन सैनिकों को दिया गया। किंतु 1 वर्ष बाद ईरान और खुरासान की परिस्थितियों में परिवर्तन आ गया और दरबारियों ने इस योजना को क्रियान्वित करने से दरबार को मना कहा और सुल्तान ने इस योजना को रद्द कर दिया। इस योजना को रद्द करने के कई भयंकर आर्थिक परिणाम निकले। देखिए, जो बहुत बड़ी सेना थी उस सेना को भंग कर दिया। 3,70,000 सैनिक थे। उस सैनिकों को बेरोजगार कर दिया। देखिए, आर्थिक दृष्टि से यह राजकोष पर बहुत बड़ा भार था। कैसे कि 3,70,000 लोगों को 1 वर्ष का अग्रिम वेतन दिया गया। यह आर्थिक दृष्टि से बहुत बड़ा भार था। दूसरी जो बात है वो यह है कि सेना से जिन लोगों और सैनिकों को निकाला गया वो सैनिक बेरोजगार हो गए। बेरोजगार होने के कारण उनमें सुल्तान के प्रति असंतोष का वातावरण पनप गया और यह असंतोष की जो चिंगारी थी यही आगे चलकर भयंकर ज्वाला के रूप में प्रफुल्लित हुई। तीसरा जो कारण था वो यह है
कि इसके कारण सुल्तान की जो जनता में छवि होती है वो खराब हो गई। छठी और अंतिम योजना है कराचील अभियान। देखिए, अंतिम योजना जो असफल योजना रही वो कराचील अभियान है। देखिए, कराचील है ये भौगोलिक दृष्टि से हिमालय की तलहटी में स्थित एक प्रदेश है जो उस समय हिंदू राज्य था। इस योजना के कारण थे, उन कारणों में सबसे प्रमुख कारण यह था कि सुल्तान चाहता था कि उसकी उत्तरी सीमा है उसे सुरक्षित किया जाए। देखिए, इस अभियान के लिए उसने मलिक खुसरो के नेतृत्व में 10,000 सैनिक भेजे। उन्होंने कराचील को विजय कर लिया। वहां के शासक ने सुल्तान की अधीनता को स्वीकार कर लिया और वार्षिक कर देना भी स्वीकार कर दिया। लेकिन सुल्तान ने स्पष्ट और कठोर आदेश दिया था खुसरो को कि कराचील से आगे आपको नहीं बढ़ना है। लेकिन खुसरो की गलती के कारण खुसरो ने आगे के प्रदेश जीतने की भी योजना बनाई और सेना को आगे भी मूवमेंट करवा दिया। इस कारण स्थानीय जनता में असंतोष पैदा हुआ और स्थानीय जनता ने खुसरो के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। और सौभाग्य से उसी समय भयंकर बर्फबारी और हिमपात हुआ, तो वो जो 10,000 की सेना थी उसमें कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बचकर दिल्ली केवल 3 सैनिक ही आए। जिस अभियान में इब्न बतूता के अनुसार सुल्तान को विजय प्राप्त हो गई थी, वही बाद में बदली हुई परिस्थितियों और मौसम के कारण उसके केवल 3 सैनिक ही दिल्ली पहुंचे। इस रूप में यह योजना भी असफल रही। तो यह थी प्रमुख मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं। पहली, दोआब में कर वृद्धि। दूसरी, दीवान कोई नामक पृथक कृषि विभाग की स्थापना। तीसरी, दिल्ली का राजधानी के रूप में परिवर्तन होना और दौलताबाद में राजधानी स्थानांतरित करना और पुनः असंतोष के कारण राजधानी दिल्ली को बनाना। चौथा, तांबे और कांसे के टक्के जारी करना जिनका मूल्य चांदी के टक्के के बराबर। और पांचवा, खुरासान अभियान। और छठा, कराचील अभियान। आज इतना ही, कल और आगे। थैंक यू।